शैक्षणिक प्रबंधन संकल्पना, कार्य और सिद्धांत। प्रबंधन की विशेषता है और प्रकृति है। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन विज्ञान है। कला व विज्ञान दोनों है। प्रबंधन एक सर्वभौमिक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। प्रबंधन का उद्देश्य लक्ष्यपरक प्रक्रिया है। प्रबंधन बहुआयामी होता है, जिसमें कार्य का लोगों व परिचालन का संबंध होता है। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली गतिशील व सतत प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है तथा सामाजिक प्रक्रिया है। पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधन किसी भी संगठन का जीवन व रक्त होता है। प्रबंधन बहुआयामी अनुशासनात्मक है। प्रबंधन एक सत्तात्मक व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। प्रबंधन संगठन के अधीनस्थ कर्मियों के नेतृत्व तथा समन्वय प्रदान करता है, अर्थात प्रबंधन प्रभावी नेतृत्व व प्रेरणा प्रदान करता है। शैक्षणिक प्रबंधन के तत्व है। भौतिक तत्वों में तो विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल का मैदान, छात्रावास, दृश्य श्रव्य सामग्री है। मानवीय तत्वों का प्रबंधन छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षाविद, विद्यालय पर्यवेक्षण, अभिभावक, वित्त का प्रबंधन, विभिन्न वित्तीय मुद्दों का प्रबंधन, फीस, अनुदान, कोष, सहायता, सिद्धांतों का प्रबंधन, नियोजन, आयोजन, निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण आदि का प्रबंधन किया जाता है। शैक्षणिक प्रबंधन के कार्य है आलेखन, रिपोर्टिंग, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, विद्यालय नियोजन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, विद्यालय संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्टिंग, नियुक्त करना, स्टाफिंग, बजट निर्माण, बजट बनाना, बजटिंग, प्रणाली नियंत्रण, कंट्रोलिंग ऑफ सिस्टम, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, नव प्रवर्तन, इनोवेशन, निरीक्षण व पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविजन, नियंत्रण, कंट्रोल, एकीकरण, इंटीग्रेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, आलेखन, मूल्यांकन, विद्यालय नियोजन, अभिप्रेरणा, निर्णय लेना, विद्यालय संगठन, निर्देशन, नियुक्ति करना, बजट बनाना, प्रणाली नियंत्रण, समन्वय, नव प्रवर्तन, निरीक्षण व पर्यवेक्षण, नियंत्रण, एकीकरण, संप्रेषण, आलेखन, ये सारे हैं। नियोजन, प्लानिंग, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करना है आदि का पूर्व निर्धारण ही नियोजन है, अर्थात नियोजन भविष्य की रणनीति है। संयोजन या आयोजन, संगठन या आयोजन, कार्य का विभाजन करना, कार्मिकों के अधिकार निश्चित करना, संसाधनों का आवंटन करना, कार्मिकों को कार्य सौंपना आदि संगठन आयोजन की प्रक्रिया के अंग है, अर्थात भौतिक व मानवीय संसाधनों का आवंटन करते हुए योजना का क्रियान्वयन ही आयोजन है। निर्देशन, डायरेक्शन, निर्देशन के अंतर्गत आदेश या निर्देश देना, कार्य को सही तरीके से बताना व प्रशिक्षण देना तथा कार्य का मूल्यांकन करना, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, व्यक्तियों या उप विभागों की गतिविधियों में तालमेल स्थापित करते हुए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना है। समन्वय, कुंज ने समन्वय को प्रबंधन का सार कहा है। नियंत्रण, कंट्रोल, इसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि निर्धारित योजना के अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं। यदि निर्धारित योजना के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, सुधारात्मक कार्यवाही की जाती। प्रबंधन की विशेषताएं, वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा फ्रेडरिक विंसलो टेलर की है पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। निश्चित सिद्धांतों व नियमों के आधार पर प्रबंधन का संचालन करना वैज्ञानिक प्रबंधन है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, अंगूठे के नियम का सिद्धांत पर स्थान पर विज्ञान का विकास, संघर्ष के साथ मैत्री, व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास। टेलर द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य, टेलर द्वारा कम उत्पादन के महत्वपूर्ण कारण के रूप में शोल्डरिंग अर्थात ढिलाई या कामचोरी को चिन्हित किया गया है। इसके अनुसार संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना ही वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य है। मानसिक क्रांति, मेंटल रिवोल्यूशन, श्रमिकों व मालिकों के बीच एक दूसरे के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, मालिक काम ज्यादा मजदूरी कम, श्रमिक कम मजदूरी ज्यादा के कारण उपजी अविश्वास की धारणा को, सकारात्मक परिवर्तन को ही टेलर ने मानसिक क्रांति की संज्ञा दी है। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें, कार्यात्मक फॉरमैनशिप, यह संगठन में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रणाली में श्रमिक के कार्यों को निर्देशित करने का दायित्व 8 फॉरमैनशिप का होता है। इन 8 में से 4 फॉरमैन, नियोजन इंचार्ज, समय पर लागत, लिपिक, निर्देशन कार्ड, लिपिक, कार्यक्रम लिपिक, अनुशासक होते हैं तथा 4 फॉरमैन, उत्पादन इंचार्ज, टोली नायक, गति नायक, जीर्णोद्धार नायक, निरीक्षक होते हैं। ये 8 अधिकारी प्रत्येक श्रमिक के कार्यों को निर्देशित करते हैं। टेलर ने समय, गति व थकान का अध्ययन किया है। टेलर ने कार्य कुशलता के आधार पर विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली की बात कही। अपवाद का सिद्धांत, टेलर की मान्यता है कि अपवाद स्वरूप कुछ ही मामले उच्च प्रबंधकों तक पहुंचने चाहिए, अर्थात अधिकांश मामलों का निपटारा अधीनस्थों द्वारा कर देना चाहिए। प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा, हेनरी पेयल के अनुसार पुस्तक है इसकी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस सिद्धांत की मूल अवधारणा है कि प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रशासक कुछ निश्चित प्रशासनिक अंगों के कुशल संपादन द्वारा प्रशासन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करता है। हेनरी पेयल का
योगदान है कि हेनरी फेयल ने बताया कि सभी औद्योगिक संसाधनों में 6 प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिलती है: तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षा क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं, प्रबंधकीय क्रियाएं। हेनरी फेयल ने पाया कि संस्थान प्रथम 5 क्रियाओं पर ध्यान देते हैं, जबकि प्रबंधकीय क्रियाएं उपेक्षित रह जाती है। अतः फेयल ने प्रबंधकीय क्रियाओं को 5 तत्वों या कार्यों में विभाजित किया, जिसे संक्षेप में POCC के रूप में जाना जाता है। P का मतलब प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कमांड, C फॉर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल व कोऑर्डिनेशन। हेनरी फेयल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए: कार्य विभाजन, अधिकार व उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, आदेश की एकता का अर्थ संगठन के कर्मचारी अपने से केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करे तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहे। निर्देश की एकता, निर्देश की एकता का अर्थ है कि समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए और कार्य की एक ही योजना होनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति एक योजना। व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व दिया जाता है। पारिश्रमिक उचित व न्याय संगत होना चाहिए। केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण, बड़े संगठन में विकेंद्रीकरण में छोटे संगठन में केंद्रीकरण। स्केलर क्षमता, स्केलर श्रृंखला, संगठन में उच्च पद से लेकर निम्न पद तक फैली हुई अधिकारों व कर्मचारियों के पदों की श्रृंखला पद सोपान कहलाती है। इस श्रृंखला के माध्यम से आदेश की एकता स्थापित करते हुए उचित समन्वय द्वारा कार्यों का प्रत्यायोजन कर उचित मार्ग में कार्य करवाए जाते हैं। स्केलर श्रृंखला का सबसे बड़ा दोष कार्य में विलंब या लाल फीताशाही है। फेयल ने इस दोष को दूर करने के लिए गैंग प्लान का सुझाव दिया है। व्यवस्था, प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति उचित समय पर उचित स्थान पर होना चाहिए। समता, कार्मिकों में कार्यकाल का स्थायित्व, पहल, सहयोग की भावना। और नेक्स्ट यहाँ से शास्त्रीय विचारधारा। यह विचारधारा सांगठनिक व्यवस्था, तर्क संगतता और संरचना एवं विशिष्टीकरण पर जोर देती है। लूथर गुलिक का योगदान इस विचारधारा का अत्यंत व्यापक विश्लेषण लूथर गुलिक तथा एल उर्विक द्वारा 1937 में संपादित पेपर्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया। लूथर गुलिक द्वारा प्रबंधन के 7 महत्वपूर्ण तत्वों का या कार्यों की पहचान का पोस्ट कॉर्ब अवधारणा प्रस्तुत की गई। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, O फॉर कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। लूथर गुलिक के प्रबंधन के सिद्धांत। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 10 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कार्य विभाजन, विशिष्टीकरण, विभागीय संगठनों के आधार पर गुलिक ने संगठनों के गठन के 4 आधार बताए हैं: उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान। 4 P's की अवधारणा दी है: पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। इसी को गुलिक की 4 अवधारणा के नाम से जाना जाता है। 4P अवधारणा के नाम से जाना जाता है: पद सोपान द्वारा समन्वय, सचेत समन्वय, समितियों द्वारा समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, सूत्र व स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ, प्रत्यायोजन और नियंत्रण का क्षेत्र। उर्विक का योगदान। उर्विक ने प्रबंधन के 8 सिद्धांत दिए। नियंत्रण का क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण का क्षेत्र कर्मचारियों अधीनस्थों की वह संख्या है जिसे प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण एक उच्चस्थ अधिकारी द्वारा किया जाता है। उद्देश्य का सिद्धांत, स्केलर श्रृंखला। विशिष्टीकरण का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, परिभाषा का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, समता का अधिकार। मुने व रेले का योगदान है। मुने व रेले को अमेरिका के क्लासिकीय विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए याद किया था। इन्होंने 4P सिद्धांत प्रस्तुत किया है: कार्यात्मक विभेदीकरण, समन्वय, तालमेल, स्केलर प्रक्रिया, सूत्र व स्टाफ। यहाँ से फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेशन, स्केलर एंड प्रोसेस, लाइन एंड स्टाफ, अधिकारी तंत्र, प्रतिमान, नौकरशाही, प्रतिमान, ब्यूरोक्रेसी शब्द सर्वप्रथम 1945 में विंसेंट डी गोर्नी ने दिया। मैक्स वेबर ने इसे प्रशासनिक चिंतक थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। मैक्स वेबर ने प्राधिकार सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं: परंपरागत प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और वैज्ञानिक या कानूनी अधिकार। मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरशाही संगठन का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। इसकी निम्न विशेषताएं बतलाई गई है: कार्य विभाजन में विशिष्टीकरण, पद सोपान, नियम व विनियम और योग्यता के आधार पर भर्ती, पूर्णकालिक अधिकारी, आजीविका विकास, नियमित पारिश्रमिक व पेंशन लाभ, निजी व लोकहित में अंतर, निर्व्यक्तिक व्यवस्था, व्यवस्थित अनुशासन और नियंत्रण, लिखित दस्तावेज, कार्यकुशलता। मानव संबंध विचारधारा। मानव संबंधों से तात्पर्य नियोक्ताओं को और कार्मिकों को उन संबंधों से है जो कानूनी नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं बल्कि नैतिक व मनोवैज्ञानिक तत्वों से संबंधित होते हैं। एल्टन मेयो का योगदान है कि मेयो द्वारा किए गए हार्थोन प्रयोग में को मानव संबंध विचारधारा की आधारशिला माना गया। हार्थोन प्रयोग, इस प्रयोग में उद्देश्य यह जानना था कि संगठन में कार्मिकों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को प्रभावित करने के लिए कौन से कारक कौन से हैं। हार्थोन प्रयोगों की श्रृंखला में 4 प्रमुख प्रयोग किए जाते हैं: प्रकाश प्रयोग, भौतिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है; रिले असेंबली टेस्ट रूम, काम करने की स्थितियों में बदलाव का अध्ययन किया जाता है; साक्षात्कार
हाथ-ऑन प्रयोग का उद्देश्य यह जानना है कि संगठन में श्रमिकों की कार्यक्षमता व उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। हाथ-ऑन प्रयोग की श्रृंखला में 4 प्रमुख प्रयोग हैं। प्रकाश प्रयोग, भौतिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन, रिले असेंबली, टेस्ट रूम, काम करने की स्थितियों में बदलाव का अध्ययन करना, साक्षात्कार अध्ययन, कर्मचारियों की भावनाओं को जानना, बैक वायरिंग या अवलोकन प्रयोग, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना। भौतिक कारकों की उत्पादकता पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कारक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा, इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार होता है। इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने का श्रेय चेस्टर एंड बर्नार्ड को जाता है, परंतु व्यवस्थित रूप से इसका विकास हर्बर्ट साइमन द्वारा किया गया। इस दृष्टिकोण में निर्णय प्रक्रिया का प्रशासन का हृदय माना जाता है। चेस्टर बर्नार्ड का योगदान है कि बर्नार्ड ने संगठन के 3 तत्व बतलाए हैं। सामान्य उद्देश्य, योगदान की इच्छा, संचार। बर्नार्ड की बताया है कि किसी प्राधिकार अथॉरिटी की वैधता व स्वीकृति का आधार अधीनस्थ द्वारा उसकी स्वीकार्यता है। बर्नार्ड ने किसी संगठन में उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा दी, जिसका उद्देश्य उस सीमा या दायरे से है जिसके अंतर्गत आने वाले आदेशों व संचार को अधीनस्थों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया जाए। मैरी पार्कर व फॉलेट का योगदान। फॉलेट ने यांत्रिक दृष्टिकोण व मानवीय दृष्टिकोण के मध्य पुल का निर्माण किया व मानवीय संबंधों से वैज्ञानिक विधि को अपनाने का सुझाव दिया। मैरी पार्कर फॉलेट का प्रबंधन सिद्धांत क्लासिकीय शास्त्रीय विचारधारा व व्यवहारवादी विचारधारा के बीच की एक योजक कड़ी माना जाता है। फॉलेट ने इसे गतिशील प्रशासन का सिद्धांत दिया। व्यवस्था या तंत्र का विचारधारा, इसे प्रणाली उपागम या तंत्र उपागम के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसी संगठन के विभिन्न भागों का अलग अलग अध्ययन करने की बजाय संगठन का अध्ययन एक तंत्र के रूप में बाहरी वातावरण के भाग के रूप में किया जाता है। प्रबंधन के अन्य सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में मुख्य 3 सिद्धांत है। मैस्लो की आवश्यकता या पदसोपान का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति संगठन में अपनी भौतिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयत्न करता है। सबसे पहले वह मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, फिर उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है। मैक्स वेगर का XY सिद्धांत। एक्स सिद्धांत प्रबंधक के अनुसार व्यक्ति का मूल स्वभाव की वह काम करना पसंद नहीं करता, अतः उसे नियमों द्वारा कड़ाई से नियंत्रित करना चाहिए। वाई सिद्धांत कहता है प्रबंधक के अनुसार व्यक्ति को बाहर से निर्देशन की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं निर्देशन में आत्म प्रेरणा से कार्य करता है। हसबर्ग का द्विकारक सिद्धांत। किसी संगठन में व्यक्ति को 2 कारक प्रभावित करते हैं। बाह्य कारक जो व्यक्ति की असंतुष्टि का कारण बनते हैं, और आंतरिक व प्रेरणात्मक कारक जो व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करते हैं, पहचान देते हैं। ग्रिफिथ्स का निर्णयवादी सिद्धांत। निर्णय संगठन तथा प्रशासनिक प्रक्रिया का हृदय होता है। शैक्षणिक प्रबंधन का सिद्धांत आधारभूत प्रदर्शन, प्रजातांत्रिक प्रदर्शन, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन बनाना, निरंतर मूल्यांकन, सहयोग व समन्वय, स्वायत्ता का सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण, आवधिक निरीक्षण व पर्यवेक्षण, लचीलापन में साझा उत्तरदायित्व, अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। गुणवत्ता एक सापेक्ष अवधारणा। Q = P, P फॉर परफॉर्मेंस निष्पादन, E फॉर अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन। आवश्यक शर्त है इसकी ग्राहक की संतुष्टि। किसी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता पूर्ण होने से तात्पर्य उसका अपेक्षा के अनुरूप से बढ़कर उसे कहीं बढ़कर होना है। गुणवत्ता मानक उत्पादन व सेवा मानक व उपभोक्ता मानक। उत्पादन व सेवा मानक में है यहाँ से विशिष्टताओं के अनुरूप हो, उद्देश्य या उपयोग हेतु सही हो, दोष रहित हो और हर बार सही हो। उपभोक्ता मानक में है ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक की अपेक्षाओं से अधिक ग्राहक को रोमांचित व आनंदित करने वाला संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। काइजेन जापानी शब्द है जिसका अर्थ है अच्छे के लिए परिवर्तन। संगठन की सफलता हेतु संगठन की संपूर्ण प्रक्रियाओं में काइजेन निरंतर छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाता है। काइजेन के मुख्य तत्व समूह कार्य, व्यक्तिगत अनुशासन, उन्नत आत्मबल, गुणवत्तावृत्त सुधार हेतु सलाह। TQM से तात्पर्य है उपभोक्ता उन्मुखी और प्रक्रिया उन्मुखी। उपभोक्ता उन्मुखी में ग्राहक संतुष्टि और ग्राहक की अपेक्षा के अनुरूप। प्रक्रिया उन्मुखी में है गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना, अन्य प्रतिस्पर्धियों में गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ वस्तु या सेवा गुणवत्ता सुधार में सभी की भागीदारी है। जब निरंतर गुणवत्तापूर्ण वस्तु या सेवा की अदायगी से ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो यह संगठन दीर्घकालिक सफलता लाभ को सुनिश्चित करता है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा के विकास का कालानुक्रम है हमारे पास। सबसे पहले तो गुणवत्ता की अवधारणा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा तब तक के विकास के लिए बर्गमैन और क्लेफ्जो
क्लेफ्सो ने 4 अवधारणाएं या चरणों को विभाजित किया है। गुणवत्ता निरीक्षण अवस्था फ्रॉड। मोटर कंपनी ने फ्रॉड कार की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षणों का एक दल गठित किया है। गुणवत्ता नियंत्रण अवस्था क्वालिटी कंट्रोल। 1930 में फ्रॉड एवं अन्य कंपनियों ने सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण को अपनाया। गुणवत्ता आश्वासन क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें पहले गुणवत्ता मानक तय किए गए। इसके बाद में उन्नत उत्पादन में सेवाओं की प्रक्रियाओं की गलतियों को कम करने के लिए मदद करने हेतु गुणवत्ता मानकों का सहारा लिया जाता है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से संगठन की दीर्घकालिक सफलता के लिए एक प्रबंधन उपागम है। एडवर्ड सेलिस के कालानुक्रम के अनुसार एडवर्ड सेलिस ने की अपनी पुस्तक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन में टीक्यूएम की अवधारणा के विकास के निम्न कालानुक्रम को व्यवस्थित किया है। 1900 से पहले गुणवत्ता शिल्पकारी का अभिन्न अंग थी। 1900 से 1920 में फॉरमैन अग्रणी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण। 1920 से 40 में निरीक्षण आधारित गुणवत्ता नियंत्रण। 1940 से 60 में सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण। 1960 से 80 में गुणवत्ता आश्वासन में कुल गुणवत्ता नियंत्रण है। 1980 से 90 में कुल गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम। 1990 से 2000 में निरंतर सुधार द्वारा कुल गुणवत्ता प्रबंधन। 2000 से वर्तमान संगठन आधारित गुणवत्ता प्रबंधन। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा के विकास में प्रमुख विद्वानों का योगदान है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग द्वारा, जोसेफ एम जुरान द्वारा और फिलिपिन बी कॉस्बी और आर्मंड वी पेजिमबाम द्वारा आदि के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई। एडवर्ड डेमिंग को टीक्यूएम का जनक कहा जाता है। टीक्यूएम के प्रमुख सिद्धांत व तत्व है यहाँ से प्रथम प्रयास में सही करना, उपभोक्ता केंद्र, निरंतर सुधार, टीम वर्क पर ध्यान एवं सशक्तिकरण, सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, शीर्ष प्रबंधन के नेतृत्व, गुणात्मक प्रबंधन वातावरण का निर्माण, एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत, प्रभावी संचार का सिद्धांत, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन उपकरण तकनीक, टीक्यूएम टूल्स एंड टेक्निक्स है। बेंचमार्किंग है एक मानक जिसे किसी उपयोग के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निर्धारित किया जाता है। स्वॉट SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स चेतावनियां। शक्तियां कमजोरी, अवसर व चेतावनियां। शक्तियां व कमजोरी है आंतरिक कारक, अवसर व चेतावनियां बाह्य कारक है। PDCA चक्र उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार में डेमिंग ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसे डेमिंग चक्र या PDCA चक्र के नाम से जाना जाता है। P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक और A फॉर एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट। 6 सिग्मा टेक्निक प्रक्रिया में दोषों को दूर करने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण है। इसमें 2 सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। DMAIC मौजूदा प्रक्रिया में नया स्वरूप, रीडिजाइन प्रदान करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए प्रयुक्त की जाती है। D फॉर डिफाइन समस्या व वांछित परिणाम को परिभाषित करना। M फॉर मेजर क्षमताओं का मापन। A फॉर एनालिसिस डेटा विश्लेषण। I फॉर इम्प्रूव प्रक्रिया में सुधार करना। C फॉर कंट्रोल प्रक्रिया नियंत्रण करना व दोषों को दूर करना है। डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इम्प्रूव व कंट्रोल। इसके और नेक्स्ट है यहाँ से इसमें DMADV। यह तकनीक नई प्रक्रिया डिजाइन करते समय मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती है। D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालिसिस, D फॉर डिजाइन एंड V फॉर वेरीफाई। डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, डिजाइन, वेरीफाई। जुरान ट्रायोलॉजी। जुरान ने गुणवत्ता प्रबंधन हेतु जुरान ट्रायोलॉजी की अवधारणा प्रस्तुत की है। गुणवत्ता योजना, क्वालिटी प्लानिंग, गुणवत्ता सुधार, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। प्लानिंग, इंप्रूवमेंट, कंट्रोल। प्लानिंग, इंप्रूवमेंट, कंट्रोल, ये सीक्वेंस इसमें रहेगा। प्रमुख विचारक है जैसे वॉल्टर ए शॉवर्ट 1930 के दशक में अमेरिकन थे। वॉल्टर ए शेवार्ट गुणवत्ता अवधारणा से संबंधित प्रमुख विचार। सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रक के जनक, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC के जनक है। आर्मंड वी पेजिमबाम अमेरिकन है। गुणवत्ता के 4 सोपान दिए। टीक्यूएम के अग्रदूत। कुल गुणवत्ता नियंत्रण की अवधारणा इन्होंने तैयार की। फिलिप बी क्रॉसबी अमेरिकन है। गुणवत्ता के 14 सोपान दिए। 0, 2, 0 इफेक्ट डिफेक्ट अवधारणा की। कोरू इशिकावा जापान से है। गुणवत्ता चक्र 3 से 12 व्यक्तियों का समूह है जो ऐच्छिक रूप से समान कार्य करते हैं। 7 गुणवत्ता सांख्यिकी उपकरण, चेकशीट, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, पेस्टो चार्ट, फिश बोन डायग्राम, कारण प्रभाव डायग्राम व फ्लो चार्ट है। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग अमेरिका ने टीक्यूएम के जनक है। PDCA चक्र इन्होंने दिया। गुणवत्ता नियंत्रण की श्रृंखला प्रक्रिया सिद्धांत दिया। शेवर्ट के साथ मिलकर सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण SPC स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल की अवधारणा दी। जोसेफ एम बुरान जुराल ट्रायोलॉजी। शिक्षा के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन मायरोन ट्राइबॉस ने अपनी पुस्तक क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आवश्यक 7 तत्वों का उल्लेख किया है। दर्शन, दृष्टिकोण, रणनीति, कौशल, साधन, पुस्तकालय, पुरस्कार व संगठन। फिलोसॉफी, विजन, स्ट्रेटेजी, स्किल, रिसोर्सेज, रिवॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन। दर्शन, रणनीति, साधन, संगठन। दृष्टिकोण, कौशल, पुरस्कार है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट लर्निंग
लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1996 में गुणवत्ता शिक्षा के लिए एक ऐसी शिक्षा पर जोर दिया गया जो निम्न 4 स्तंभों पर आधारित थी: जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, जीने के लिए सीखना और कुछ बनने के लिए सीखना। जानने के लिए, करने के लिए, जीने के लिए और कुछ बनने के लिए। अलेक्जेंडर ऑस्टिन ने शिक्षा गुणवत्ता के बारे में यह बताया कि आप इसे परिभाषित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे देखते ही जान जाओगे। इसके अनुसार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा में दक्षता की 4 विचार है: विषय वस्तु में दक्षता, संसाधनों में दक्षता, प्रतिष्ठा में दक्षता, परिणामों में दक्षता। कंटेंट, रिसोर्स, रेपुटेशन और आउटकम्स में एक्सीलेंस है। एडवर्ड सेलिस ने अपनी पुस्तक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन में शिक्षा में गुणवत्ता की 4 अनिवार्य आवश्यकताएं, प्रतिबद्धताएं बताई है: नैतिक प्रतिबद्धता, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व प्रतिबद्धता। नैतिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक और उत्तरदायित्व संपूर्ण गुणवत्ता शिक्षा संसाधन के आयाम है। एक गुणवत्ता शिक्षण संसाधन के लिए आवश्यक है कि इसके सभी आयाम गुणवत्ता युक्त हो। एक शिक्षण संसाधन को मुख्यतः 4 आयामों में विभक्त किया गया है: भौतिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन, इसमें आधारभूत संरचना, कर्मिक नियम व विनियम, प्रोटोकॉल आदि शामिल होते हैं। बौद्धिक आयाम, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इसमें पाठ्यक्रम शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन, शिक्षकों के बीच, शिक्षकों के मध्य व छात्र शिक्षकों के मध्य बौद्धिक वार्तालाप आदि शामिल है। मानसिक या भावनात्मक आयाम, इसमें पारस्परिक संबंध, संस्थान से जुड़ाव, कर्मचारियों के प्रति चिंता, संगठनात्मक माहौल आदि शामिल है। आध्यात्मिक आयाम, इसमें उच्च लक्ष्य, नवाचार, प्रयोग, नई कला की खोज, काम करने के तरीके, सामाजिक व सामुदायिक सरोकार, सेवा आदि शामिल है। इस प्रकार के शिक्षण संस्था में TQM का अर्थ है इसमें संस्थागत जीवन के भौतिक, भावात्मक, आध्यात्मिक आयामों में गुणवत्ता का प्रबंधन है। शिक्षा में गुणवत्ता संकेतक किसी संस्था या प्रणाली के मानकों को मापने, ट्रैक करने के लिए सूचनाओं का एक स्रोत या माप है जिसे मिलकर वह संस्था बनती है। ओगाव व कोलम ने शिक्षा के संकेतों के 5 उपयोग बताए: विवरण, मूल्यांकन, निगरानी, मूल्य निर्देशन, नीति, प्रासंगिक, डिस्क्रिप्शन, एवेल्युएशन, मॉनिटरिंग, वैल्यू जजमेंट, पॉलिटी रिलेवेंस है। शिक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया: बाह्य उपभोक्ता और आंतरिक। शिक्षा क्षेत्र में सेवा, बाह्य उपभोक्ता, आंतरिक उपभोक्ता। बाह्य उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 में बांटा गया। प्राथमिक में शिक्षार्थी, द्वितीयक में माता पिता, शासक, गवर्नर, ऐसे नियोक्ता जो किसी व्यावसायिक कोर्स के लिए छात्रों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और तृतीय में है श्रमिक बाजार, सरकार व समाज भविष्य की नियोक्ता है। आंतरिक उपभोक्ता आवश्यक सहायक कार्मिक है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता का मापन, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABET, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्कूलों और संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए, शिक्षा में उसकी क्षमता को पहचानने के लिए जिम्मेदार है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI नीति आयोग द्वारा राज्यों व संघ राज्यों के लिए स्कूली शिक्षा के निष्पादन के आकलन हेतु यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक का निर्माण 2 श्रेणियों में विभाजित करके किया जाता है: परिणाम, शासन, प्रबंधन। परिणाम या आउटकम, सीखने की प्रक्रिया, पहुंच, क्षमता, बुनियादी ढांचे की सुविधा। सीखने की प्रक्रिया, पहुंच, क्षमता, बुनियादी ढांचे की व्यवस्था, ढांचे की सुविधा। शासन व प्रबंधन, विद्यार्थी व शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक की उपलब्धता, प्रशासनिक पर्याप्तता, प्रशिक्षण, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता आदि को शामिल किया गया। यह सूचकांक पहली बार 2005 से 6 में जारी किया गया था, जबकि अंतिम सूचकांक 2019 में जारी किया गया था, जिसमें केरल प्रथम स्थान पर तथा राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, PGI, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, DOCEL, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। यह सूचकांक सभी राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए जारी किया गया था। प्रथम बार सूचकांक राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017-18 हेतु जारी किया गया, जबकि अंतिम सूचकांक PGI 2.0 वर्ष 2021-22 के लिए जारी किया गया था। PGI 2.0 में राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 10 ग्रेडिंग क्रमशः दक्ष, उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा फर्स्ट, प्रचेष्टा सेकंड, थर्ड, आकांक्षी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रदान किया गया था। PGI 2.0 में प्रचेष्टा फर्स्ट तक श्रेणी स्थान नहीं बना पाया। प्रचेष्टा सेकंड में केवल जापान और चंडीगढ़ ने स्थान प्राप्त किया। राजस्थान आकांक्षी फर्स्ट श्रेणी में स्थान पाया था। जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक PGI के अनुसार 10 ग्रेडिंग में भारत के सभी जिलों के प्रदर्शन इस सूचकांक में मापा गया था। इसमें 2020-21 में के लिए प्रदान की गई ग्रेडिंग में देश का कोई भी जिला दक्ष या उत्कृष्ट ग्रेड में स्थान नहीं बना पाया। 2021 में 26 जिलों ने अति उत्तम श्रेणी में तथा 7 जिलों ने उत्तम श्रेणी में काम किया। सर्वाधिक अंक जयपुर, झुंझुनू और सबसे कम बांसवाड़ा में थे, और 2021 में 5 जिले अति उत्तम श्रेणी में थे, 25 जिले उत्तम श्रेणी में, 3 जिले प्रचेष्टा फर्स्ट में, सर्वाधिक अंक धौलपुर और सबसे कम अंक भरतपुर को दिए गए।